आज हम बात करेंगे वंशागति तथा विभिन्नता के विभिन्न सिद्धांत के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक और शब्दावली के बारे में। आइए हम देखते हैं मेंडल ने जब वंशागति और विभिन्नता के विभिन्न सिद्धांत दिए तब उन्होंने विभिन्न प्रतीक और शब्दावली का प्रयोग किया था। हम देखें कि किसी भी लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं। उस समय जीन के बारे में ज्ञात नहीं था और उन्होंने उन्हें कारक शब्द से व्यक्त किया था। उन्होंने किसी भी लक्षण को व्यक्त करने के लिए बताया कि सोमेटिक कोशिका के पास दो कारक होते हैं और इन कारकों को उन्होंने अंग्रेजी के लेटर्स के द्वारा उपयोग किया, जैसे कि लंबेपन के कारक के लिए कैपिटल टी उपयोग किया और बौनेपन के कारक के लिए स्मॉल टी। अर्थात लंबेपन को व्यक्त करने के लिए कैपिटल टी शब्द का यूज़ किया और बौनेपन को व्यक्त करने के लिए स्मॉल टी शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये प्रतीक या सिंबल्स का प्रयोग किया गया। साथ ही अब हम जानते हैं कि जीन क्या है। तो हम देखें, जीन दैहिक कोशिका या सोमेटिक सेल में स्थित एक जोड़ी कारक जो कि लक्षणों को निर्धारित करते हैं उसे ही हम जीन कहते हैं। मेंडल के समय जीन के बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय उन्होंने कारक शब्द का प्रयोग किया था। तो हमने देखा जीन क्या है, दैहिक कोशिका या सोमेटिक सेल में स्थित एक जोड़ी कारक जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं वो जीन कहलाते हैं। और जीन शब्द को जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में ये जीन नाम दिया था। अब हम पढ़ेंगे संकरण क्या है। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन दो भिन्न गुणों वाले एक ही जाति के सदस्य या भिन्न जाति के नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाते हैं तो इसे संकरण कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दो भिन्न जीवों के बीच क्रॉस कराया जा रहा है। वो भिन्न जीव दो भिन्न गुणों वाले एक ही जाति के सदस्य हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग जाति के नर और मादा को क्रॉस कराना या लैंगिक रूप से मिलाना संकरण कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे संकर या हाइब्रिड क्या है। तो हम देखते हैं हाइब्रिड या संकर। हाइब्रिड या संकर, तो अब भी मैंने आपको बताया है कि संकरण जिसमें हम दो भिन्न जाति के जीवों को या एक ही जाति के दो भिन्न गुणों के जीवों में क्रॉस कराते हैं। तो अब हम देखें संकर क्या है। तो जब दो भिन्न जाति के या एक ही जाति के दो भिन्न लक्षण वाले जीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतान को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि संकरण के पश्चात उत्पन्न संतान हाइब्रिड या संकर कहलाती है। तो इस तरह से हमने तीन परिभाषाएं देख ली। अब ये हाइब्रिड या संकर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो पौधे बनेंगे वो देखने में लंबे होंगे और इन्हें ये F1 जनरेशन के जो पौधे हैं इन्हें ही हाइब्रिड या संकर कहा जाएगा। इन्हें हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड या संकर। इन्हें हम हाइब्रिड या संकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अब भी पढ़ा था कि दो भिन्न गुणों वाले एक ही जाति के सदस्य या भिन्न जाति के नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाने पर इसे हम संकरण कहेंगे और संकरण से उत्पन्न संतानों को हम हाइब्रिड या संकर कहेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया जीन क्या है। जीन क्या है अभी बताया कि सोमेटिक सेल में स्थित एक जोड़ी कारकों को या लक्षणों को निर्धारित करने वाले को हम जीन कहते हैं। फिर हमने संकरण देखा और अब हाइब्रिड या संकर देखा। अब हम चौथी परिभाषा पढ़ते हैं, वो है एलीलोमार्फ या एलील या युग्म विकल्पी क्या है। तो अब हम देखें, चौथी परिभाषा है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ
मार्फ, एलील युग्म विकल्पी एलील या एलीलोमार्फ। किसी भी लक्षण को व्यक्त करने के लिए किसी भी जीव के पास दो कारक होते हैं और वो दो कारक एक दूसरे के युग्म विकल्पी होते हैं। तो हम यहाँ देखें, किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दो कारक, क्योंकि हमेशा किसी एक लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होंगे, तो हम यहाँ देखें युग्म विकल्पी, किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दो कारक एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलील या एलीलोमार्फ कहलाते हैं। अब हम इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, ये लंबे पौधों के लिए उपयोग होता है। शुद्ध लंबे पौधे के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबे पौधे के लिए। इसी तरह से अगर हम शुद्ध बौने पौधे हैं तो उसके लिए स्मॉल टी उपयोग करते हैं। इसी तरह से अगर संकर पौधे हैं तो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी उपयोग में लाते हैं। ये हो गया संकर लंबे पौधे। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ? एलीलोमार्फ या युग्म विकल्पी। यहाँ पर ये जो दो कैपिटल टी हैं तो पहले वाले कैपिटल टी का दूसरा कैपिटल टी युग्म विकल्पी है। इसी तरह से इस वाले कैपिटल टी का ये युग्म विकल्पी है। यानी किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले जो दो कारक होते हैं वो एक दूसरे के युग्म विकल्पी होते हैं। ऐसे ही ये दो स्मॉल टी हैं तो ये स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी दूसरे का और दूसरा स्मॉल टी पहले का युग्म विकल्पी है। इसी तरह से ये यहाँ पर एक संकर लंबे में एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है तो ये भी एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। यानी युग्म विकल्पी क्या हैं? किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दो कारक एक दूसरे के युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ये सारी शब्दावली हमको ये वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत के लिए जरूरी है। तो अब हम पढ़ रहे हैं समयुग्मजी यानी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। तो पहले हम देखें समयुग्मजी क्या है और फिर हम देखते हैं विषमयुग्मजी क्या है। तो अभी मैंने जो कई उदाहरण दिए, जैसे शुद्ध लंबे पौधे के लिए हम कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं, शुद्ध बौने पौधे के लिए हम स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं, संकर लंबे पौधे के लिए हम कैपिटल टी और स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं से हम यहाँ उदाहरण लें समयुग्मजी। जैसा कि आपको मैंने बताया, किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए हमेशा दो कारक होते हैं और वो दोनों कारक अगर एक दूसरे के समान हो तो समयुग्मजी कहलाएंगे। कब कहलाएंगे समयुग्मजी? किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं और वो दोनों कारक अगर क्या हो? समान। तो हम यहाँ लिख दें, अगर समान कारक हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? समयुग्मजी। तो यहाँ कैपिटल टी ये दोनों समान हैं तो ये समयुग्मजी कहलाएंगे। स्मॉल टी ये भी एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। अब विषमयुग्मजी किसे कहेंगे? जब किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले कारक दो अलग अलग प्रकार के हों। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जो संकर लंबे पौधे थे वो लंबे तो थे परंतु उनके जीन की संरचना कैसे थी? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये दोनों कारक एक दूसरे से समान नहीं हैं तो इनको हम विषमयुग्मजी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समयुग्मजी शब्द का भी उपयोग करते हैं जब किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक समान हो तो हम समयुग्मजी शब्द उपयोग में लाते हैं, और जब किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक कैसे हैं? असमान। जब असमान कारक हो तो हम कौन सा शब्द उपयोग में लाते हैं? विषमयुग्मजी शब्द उपयोग में लाते हैं। अब हम और देखते हैं, इसी तरह से जब हम
ये जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो और भी कई शब्दों का प्रयोग होता है। एक और शब्द जिसका उपयोग होता है वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस या ये व्युत्क्रम संकरण। रेसिप्रोकल क्रॉस को हम व्युत्क्रम संकरण भी कहते हैं। तो क्या है ये रेसिप्रोकल क्रॉस? इस क्रॉस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो जीवों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उस समय हो सकता है पहली बार में पहला जीव नर युग्मक दे और दूसरी बार में दूसरा जीव नर युग्मक दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और F1 जनरेशन जो है वो हमेशा प्रभावी लक्षण वाली ही होती है। इसे हम इस तरह से समझें, रेसिप्रोकल क्रॉस में मान लीजिए एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाए, इसको हम कहेंगे P1, इसको हम कहेंगे P2। P1 माने पहला पेरेंट और P2 माने दूसरा पेरेंट। जब पहली बार इनके बीच क्रॉस कराया जा रहा था तो पहले पेरेंट ने नर युग्मक दिए। नर युग्मक माने पराग कण के अंदर बनने वाले, पराग कोश के अंदर बनने वाले पराग कण। तो पहले पौधे ने क्या दिए? नर युग्मक। और दूसरे पौधे के अंडाशय के अंदर के बीजांड का उपयोग हुआ, तो इस पौधे के किसका उपयोग हुआ? मादा युग्मक का। अब जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन क्या बनेगी? इसके पास से एक कैपिटल T आएगा युग्मक निर्माण के समय और इसके पास से एक स्मॉल t आएगा, तो ये क्या बन गया? युग्मक। और जब इस युग्मक से पहली पीढ़ी बनेगी तो हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। और वो F1 पीढ़ी कैसी होगी? उसके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल t होगा। और ये पौधे देखने में कैसे होंगे? लंबे होंगे। तो ये लंबे पौधे हैं और इनको हम लिखते हैं हमेशा संकर लंबे या हाइब्रिड टाल। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस में पहली बार में P1 पेरेंट ने नर युग्मक दिया और P2 पेरेंट ने मादा युग्मक दिया और F1 पीढ़ी में लंबे पौधे बने। अब रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब अगर अगली बार में इस P2 पौधे से नर युग्मक मिल जाएं, इसकी जगह मादा युग्मक की जगह ये क्या देने लगे? नर युग्मक इसके ले लिए जाएं और इस पौधे के नर युग्मक की जगह मादा युग्मक ले लिए जाएं, तो पहली पीढ़ी फिर से कैपिटल T स्मॉल t वाली और लंबे संकर लंबे या हाइब्रिड टाल पौधे ही बनेंगे। अर्थात इस बात से हम रेसिप्रोकल क्रॉस की परिभाषा क्या लिखेंगे? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पौधा नर युग्मक दे रहा है और कौन सा पौधा मादा युग्मक दे रहा है। F1 पीढ़ी में हमेशा हाइब्रिड या प्रभावी के लक्षण ही आते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जनक या पेरेंट नर युग्मक प्रदान कर रहा है तथा कौन सा जनक मादा युग्मक प्रदान कर रहा। फिर से देखें, रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जनक नर युग्मक प्रदान कर रहा है और कौन सा जनक मादा युग्मक प्रदान कर रहा है। F1 पीढ़ी जो है उसमें हमेशा प्रभावी के लक्षण ही आते हैं। F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारी शब्दावली देख ली। अब हम आगे देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है और बैक क्रॉस क्या है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ें। पहले हम पढ़ेंगे
बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण। यहाँ पर हम देखें ये पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण। तो F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। आप नोट कर लें, F1 पीढ़ी का या F1 किसी भी जनक या पेरेंट के साथ क्रॉस, इसे हम पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। एक बार फिर देख लें, हम पढ़ रहे हैं पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस क्या है। तो हमने क्या देखा, F1 पीढ़ी का किसी भी जनक या पेरेंट के साथ क्रॉस पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। इसे हम उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये लाल फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधे में क्रॉस कराया जाए तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ये युग्मक बनेंगे। इसके पास सारे युग्मक कैपिटल आर वाले और इसके सारे युग्मक स्मॉल आर वाले। ये कैसा था, रेड फ्लावर वाला, रेड फ्लावर, और ये कैसे थे, वाइट फ्लावर। अब इनकी जो F1 जनरेशन बनेगी वो इस तरह से हाइब्रिड रेड होगी। हाइब्रिड रेड माने संकर लाल। अब इस F1 पीढ़ी का हमने क्या पढ़ा बैक क्रॉस में, F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण कहलाता है। तो इस F1 पीढ़ी का अगर हम इस पहले पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं या इस दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं तो वो बैक क्रॉस कहलाएगा। तो हम यहाँ देखें, ये देखिए ये F1 पीढ़ी है, इसका हम पहली बार में इस पहले पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो देखेंगे इसके पास दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला, और यहाँ से एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे इस कैपिटल आर वाले। तो इनकी जो संतानें होंगी वो या तो कैपिटल आर वाली या कैपिटल आर स्मॉल आर वाली, यानी 50% कैसे बनेंगे, कैपिटल आर वाले, और 50% कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले। यानी ये देखने में ये पूरे के पूरे पौधे कैसे होंगे, लाल रंग के फूल वाले होंगे, परंतु उसमें से 50% जो हैं वो शुद्ध लाल फूल वाले और 50% हाइब्रिड लाल फूल वाले। अब एक और ये हम देख रहे थे बैक क्रॉस, तो हमने इस F1 जनरेशन का पहले पेरेंट के साथ क्रॉस कराया। अब हम इसी F1 जनरेशन का दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हम देखें उसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं, ये F1 जनरेशन यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दूसरा वाला पेरेंट यानी स्मॉल आर, और यहाँ दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, या तो कैपिटल आर वाला या स्मॉल आर वाला, और इनसे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे क्योंकि दोनों कारक एक से हैं। अब इनकी जो संतान होगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर वाली या फिर स्मॉल आर वाली, यानी इसमें 50% जो हैं वो लाल फूल वाले पौधे बनेंगे और 50% जो हैं वो सफ़ेद फूल वाले पौधे बनेंगे। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। हम आपको बता रहे थे पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस क्या है। तो बैक क्रॉस में क्या करते हैं, F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। चाहे वो पहली पीढ़ी, ये पहले P1 के साथ क्रॉस, तो उसका रिजल्ट आया था पूरे 100% पौधे लाल फूल वाले, और दूसरी बार में ये P2 पेरेंट के साथ क्रॉस कराया तो उसमें 50% लाल फूल वाले और 50% सफ़ेद फूल वाले पौधे बने। तो ये हम शब्दावली पढ़ रहे थे। इस शब्दावली में
अभी अगले वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगी टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।